नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बिहार डीजीपी, जी हां, आरएस भट्टी अब बिहार के डीजीपी नहीं रहेंगे बल्कि सीआईएसएफ के डीजी बनेंगे। आपको यह बेहतर पता है कि 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार वो दिसंबर 2022 में पहुंचे थे। अभी उनका कार्यकाल बचा हुआ था, वो सितंबर 2025 में रिटायर होते। लेकिन बिहार के इतिहास में यह पहली दफा हो रहा है कि डीजीपी का पद बीच में छोड़ करके कोई आईपीएस ऑफिसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आरएस भट्टी बिहार में खफा थे। दरअसल कहा जाता है कि आरएस भट्टी जिस तरीके से अपने पसंदीदा अफसर को पोस्ट करना चाहते थे, डेप्यूट करना चाहते थे, वो आजादी उनको प्राप्त नहीं थी। और कई बार ऐसा मीडिया के जरिए विपक्ष ने हमला भी किया। विपक्ष की तरफ से कई बार कहा गया कि कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बहाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि डीजीपी की सुनी नहीं जा रही है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया था कि एक रिटायर्ड अधिकारी के मर्जी पर, उनके जूते की नोक पर पूरा पुलिस महकमा काम कर रहा है। बहरहाल आरएस भट्टी अब सीआईएसएफ के डीजी होंगे, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगला डीजीपी कौन होगा। इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है और जब अगले डीजीपी की बात होती है तो 3 नाम सबसे पहले आता है। और वो 3 नाम कौन है वो मैं आपको बता दूं। आलोक राज का नाम पिछली बार भी आया था। आलोक राज सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन पिछली दफा उनको सुपरसीड करके आरएस भट्टी को बनाया गया क्योंकि नीतीश कुमार के पसंदीदा ऑफिसर आरएस भट्टी थे। आरएस भट्टी पहले भी बिहार में रह करके शहाबुद्दीन को किस तरीके से उन्होंने द्वारका से अरेस्ट किया था ये सबको मालूम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप सिंह पर किस तरीके से शिकंजा कसा था यह भी सबको पता है। तो आरएस भट्टी के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें डीजीपी बनाया गया, लेकिन आरएस भट्टी बतौर डीजीपी बिहार में कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए। उनके डीजीपी बने रहने के बावजूद कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई जिसका जवाब पुलिस प्रशासन के पास नहीं था। कहा यह जाने लगा कि बिहार पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। कहा यह जाने लगा कि आरएस भट्टी अपने पसंदीदा ऑफिसर को डेप्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एसपी, डीआईजी, आईजी की बात तो दूर, डिप्टी एसपी तक की पोस्टिंग में आरएस भट्टी की नहीं चलती थी। इस तरह की खबरें आने लगी और यही वजह है कि आरएस भट्टी डीजीपी रहते हुए उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन के लिए एप्लीकेशन दिया। बिहार सरकार के तरफ से ग्रीन सिग्नल कब का मिल चुका था, लेकिन केंद्र में उन्हें कहां डेप्यूट किया जाए इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। केंद्र से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, इसलिए आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी पद पर बने हुए थे। आरएस भट्टी को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं बिहार के पावर कॉरिडोर में होती थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि आरएस भट्टी ने पूरे पुलिस फोर्स में हायरार्की के हिसाब से ऐसी व्यवस्था बना दी है कि डायरेक्ट एसपी डीजीपी को फोन नहीं कर सकता है। कहा यह जा रहा था कि एसपी डीआईजी से बात करेगा, डीआईजी आईजी से बात करेगा, आईजी एडीजी से बात करेंगे और एडीजी डीजीपी से बात करेंगे। इस तरह का सिस्टम बनाया गया था और जिसको लेकर के आरएस भट्टी के विरोधी उन पर लगातार आक्रमण करते थे। लेकिन आरएस भट्टी के बारे में कई लोग ये भी कह रहे थे और खास तौर पर आरजेडी कह रही थी कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका कुछ नहीं चलता है और इसलिए वो चुपचाप हो गए हैं और इसलिए वो बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं। पर अब सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि अगला डीजीपी बिहार का कौन होगा। 3 नाम प्रमुख हैं और इन तीनों नाम में कोई एक बिहार का डीजीपी होगा। एक नाम आलोक राज का है, जो कि पिछले बार भी जब आरएस भट्टी को कंसीडर किया गया था तो आलोक राज भी उस पैनल में थे, लेकिन आलोक राज को नीतीश कुमार ने पसंद नहीं किया। दूसरा नाम शोभा अहोतकर का है, बड़ी कड़क ऑफिसर मानी जाती है। इनकी चर्चा तब हुई थी जब आपको याद होगा कि बिहार के ही तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर, जी हां, बिहार के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव ने
उनके खिलाफ एक्स पर कुछ लिख दिया था और यह कहा था कि उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है उससे वो काफी ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। और उनके इस एक्स पर लिखी हुई बातों के बाद बिहार में इसकी चर्चा बड़ी तेज हुई थी और बहुत तरह की बातें होने लगी थी। चूंकि विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार भी चलाते हैं तो उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उनके फॉलोअर्स में जबरदस्त रिएक्शन था और बाद में फिर पुलिस महकमा के भीतर ही इस मामले को सेटल किया गया, क्योंकि चर्चा यह भी उठी थी कि विकास वैभव रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन तो इसलिए मैंने आपको बताया कि शोभा ओहतकर दूसरा नाम है और तीसरा नाम विनय कुमार का है। विनय कुमार काफी कॉम्पिटेंट ऑफिसर माने जाते हैं, बात से, चीत से, लोगों से, पब्लिक डीलिंग में वो काफी बेहतर माने जाते हैं और उनको बहुत ऑनेस्ट भी माना जाता है। तो कहा यह जाता है कि वो बोलते बहुत सॉफ्ट हैं लेकिन ऑफिसर कड़क हैं। तो इन तीनों अफसरों में किसको चुना जाएगा वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। इसलिए अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि आरएस भट्टी की छुट्टी हो चुकी है, उन्हें सीआईएसएफ का डीजी बनाया जा रहा है। बिहार में नए डीजीपी का चुनाव होगा, उनको चुना जाएगा और इन तीन नामों में कोई एक बिहार का अगला डीजीपी होगा। तो यह बिहार के लिए बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर अगला डीजीपी क्या बिहार में कानून प्रशासन व्यवस्था ठीक ढंग से चला पाएगा, यह उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। तो मैंने आपको बताया कि इन तीन नामों में किसी एक को डीजीपी बनना है और जो पावर कॉरिडोर में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विनय कुमार सबसे कॉम्पिटेंट हैं और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो आलोक राज भी काफी सीनियर हैं, तो उन्हें भी इस बार मौका मिल सकता है। अब देखने वाली बात होती है कि आलोक राज होते हैं या शोभा ओहतकर होती हैं या फिर विनय कुमार होते हैं। इन तीनों में किनको डीजीपी मुख्यमंत्री बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।